सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं जीओसी। जीओसी में हो सकता है आपको लगे ये भी जीओसी में आना चाहिए था, बट ड्यू टू सम रीजन हमने उसे अदर चैप्टर्स में रखा होगा। तो जीओसी को भी अपने वही एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। अब जैसे क्वेश्चन है मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, मैं कहता हूं इसको यही सीख लो और हमेशा करके आओ। क्यों? कार्बोकेटाइन पे जब भी क्वेश्चन आएगा हमेशा बैक बॉन्डिंग 2020 से लेके अभी 25 तक अगर मैं बात करूं, इन एवरी सेशन कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे इस कॉन्सेप्ट पे ही क्वेश्चन आ रहा है। कहीं भी बैक बॉन्डिंग हो, दिस इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। पिनाकोल पिनाकोलॉन रीअरेंजमेंट इस बात को कंफर्म करता है। तो जैसे बैक बॉन्डिंग में अगर हम बात करें, व्हाट इज बैक बॉन्डिंग? बैक बॉन्डिंग क्या होती है? तो मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड? तो आप बोलते हो कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो होता है जिसमें एलिमेंट बॉन्ड दोनों बनाते हैं बट डोनर एक होता है, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है बट शेयर दोनों करते हैं। बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक और इंपॉर्टेंट बात होती है, इट इज सिग्मा। क्या होता है ये? सिग्मा। अब बैक बॉन्डिंग में क्या बात होती है? बैक बॉन्डिंग में अगर हम बात करें, वी हैव अ कार्बोकेटाइन प्लस, प्लस मींस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी एंड इट इज अटैच्ड विद एन एलिमेंट O। अब आप देखिए व्हाट इज प्लस? इलेक्ट्रॉन की कमी। व्हाट इज माइनस? इलेक्ट्रॉन रिचनेस। यहां लोन पेयर है, ये प्लस है और ये माइनस है, ये क्या करेंगे? आपस में अट्रैक्ट, अपोजिट अट्रैक्ट। तो ये इधर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। सिग्मा बॉन्ड ऑलरेडी बना हुआ है, तो जो अगला बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा? दिस इज पाई। क्या बनेगा वो बॉन्ड? पाई बनेगा। करेक्ट। तो बैक बॉन्डिंग की वजह से ये कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो जहां भी पॉसिबिलिटी है वहां, जैसे इन दिस केस, इस केस में अगर रेजोनेंस होगा तो हमें पता है रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन आता है तो ऑर्थो एंड पैरा पे आता है, जाता है तो ऑर्थो एंड पैरा से जाता है। तो अगर हम यहां देखें तो इस कार्बोकेटाइन के रेजोनेंस में अगर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो क्या होगा? प्लस आएगा यहां पे, और जैसे ही इधर पॉजिटिव आएगा ये क्या शो करेगा? बैक बॉन्डिंग, वन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इंक्रीजेस। बट इन दिस केस अगर हम देखें तो रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कहां से जाएगा? ऑर्थो से या फिर पैरा से, यानी बी ऑप्शन में बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। C option has hyperconjugation, which also increases stability, but obviously resonance is most dominant. Back bonding is also called as resonance. Then D part, ये normal है। तो what is your answer? Most stable carbocation कौन सा है? A। ठीक है, तो बैक बॉन्डिंग। अब लेट से बैक बॉन्डिंग पढ़ लिया, तब आपको बैक बॉन्डिंग में कंफ्यूज करने के लिए भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं लाइक दिस। ये भी हमारा प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। बताइए Which कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल? फर्स्ट और सेकंड, कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है? क्यों? अब तो बैक बॉन्डिंग दोनों में, फर्स्ट में भी है और सेकंड में भी है। तो अब इन दिस केस डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कौन अपने लोन पेयर इजीली डोनेट कर देगा। नाइट्रोजन बीइंग लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कैन डोनेट देयर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजीली। सो इन दिस केस सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। जो सेकंड है वो फर्स्ट से ज्यादा स्टेबल। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन करो, हमेशा ध्यान दो कि क्या इंपॉर्टेंट फिनोमिना होगा। बैक बॉन्डिंग सबसे पहले चेक करना है, उसके बाद तो नॉर्मल है, रेजोनेंस देखेंगे, फिर उसके बाद फिर तो मतलब नॉर्मल रूल्स में आपको रिवाइज भी करवा देता हूं। तो ऐसे याद रखो, दिस इज कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन मतलब प्लस, प्लस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस, मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आर। Stability of carbocation is directly proportional to plus H and directly proportional to plus I. Plus is inverse of minus, तो inversely proportional to minus R और minus I। minus H का एक ही एग्जाम्पल है, तो फिर इसके बाद यही कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, और कार्बोकेटाइन की जब भी स्टेबिलिटी देखोगे तो सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखोगे। ये रूल्स कब लगते हैं? व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज सेम। यहां पे आप देखो चारों ऑप्शन में कार्बोकेटाइन sp2 हाइब्रिडाइज है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम है। तो व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम तब हम ये देखेंगे। नहीं तो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉप प्रायोरिटी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस पैटर्न में सोचोगे गलत नहीं करोगे, सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सोचोगे, फिर उसके बाद कार्बोकेटाइन में तो नहीं आता वो एग्जांपल, एनायन में जनरली आ जाता है, तो वहां पे हम साइज भी देख लेते हैं। तो ठीक है, बट वो रेयर आएगा, जब आएगा मैं भी डिस्कस कर लूंगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, राइट।
नाउ लेट्स डिस्कस अनदर क्वेश्चन. नाउ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन. ये क्वेश्चन देखते ही याद आया कि सबसे ज्यादा एरोमेटिसिटी को भी प्रायोरिटी देते हैं. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक है तो उसे प्रायोरिटी दी जाएगी. तो ये जो क्वेश्चन है ये किस बात पे डिपेंड करता है कि आपको ये बात पता हो कि सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड कौन सा होता है, एरोमेटिक. उससे कम स्टेबल कौन होगा, नॉन एरोमेटिक. एंड लीस्ट स्टेबल इज एंटी एरोमेटिक. अब देखिए एरोमेटिसिटी की कंडीशन क्या है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स. और एंटी एरोमेटिक की क्या कंडीशन है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स. ऑन दैट बेसिस आप सॉल्व कर सकते हैं. तो अब आप देखिए यहां पे अगर हम देखें ये जो नेगेटिव है मींस लोन पेयर, इट इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस. और जब रेजोनेंस में कोई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है पाई बॉन्ड बनाता है. और रेजोनेंस में इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर नहीं कहते, हमेशा क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या बॉन्ड पेयर. तो इट हैज 2 and 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड कंप्लीट रेजोनेंस इन द रिंग है. सेम वे ये वाला भी रेजोनेंस में जाएगा तो इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन विच इज 4n+2. इट हैज 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स. तो अगर हम देखें दिस इज एनसीईआरटी एग्जांपल. ठीक है, कि ये जो कंपाउंड है प्लेनर नहीं है एक्चुअली, इट एग्जिस्ट इन अ बकेट शेप. कैसे एग्जिस्ट करता है ये, बकेट शेप में एग्जिस्ट करता है, नॉन प्लेनर हो जाता है. तो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक की एक और कंडीशन भी होती है कि स्ट्रक्चर शुड बी प्लेनर. स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, प्लेनर. अगर स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर है तो वो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक. ठीक है, तो ये जो फर्स्ट कंपाउंड है दिस इज एंटी एरोमेटिक, दिस इज एरोमेटिक and this is non-aromatic. So most stable is Q, then R, then P. तो what is your answer? Answer is A. तो कभी भी साइक्लिक अगर एनायन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल एरोमेटिसिटी चेक करो, जो मैं प्रीवियस स्लाइड में आपको बताना भूल गया था. देन विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल. स्क्रीन रोको, खुद से अटेम्प्ट करो. अब देखो जैसे मैंने आपको बताया जब भी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का क्वेश्चन आए जनरली वो ऑक्सीजन या ऐसा कुछ ऐड ही करेंगे कि वो बैक बॉन्डिंग शो हो. ठीक है, तो अब आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्यों, वाई ऐसा क्यों करते हैं वो, क्योंकि यहां से ना ये भी चेक हो जाता है कि क्या आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आता है. और अगर रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करना आता तो उसके लिए भी बड़ा छोटा सा एक रेजोनेंस का फ्लैश कार्ड में वीडियो बना रखा है मैंने 2 मिनट का, उसे देखो आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीख जाओगे, +R -R तक सीख जाओगे. तो देखो या वैसे मैंने रेजोनेंस का रिएक्शन मैकेनिज्म में भी डिस्कशन किया, वहां भी +R -R समझाया है. बेंजीन में रिएक्शन मैकेनिज्म वाले पार्ट में जहां बेंजीन में एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग नेचर समझाया है वहां भी एक्सप्लेन किया है, तो उस वाले पार्ट को भी 2 मिनट का देख सकते हो. तो यहां पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में मैंने आपको जैसे बोला इलेक्ट्रॉन ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, बैक बॉन्डिंग का कोई चांस नहीं दिख रहा. यहां पे अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर गया तो ये प्लस आया, दिस प्लस कैन शो बैक बॉन्डिंग विद दिस ऑक्सीजन. तो यस दिस कार्बोकेटायन इज मोस्ट स्टेबल, ये सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन है. अब अगर हम देखें यहां भी बैक बॉन्डिंग है प्लस, बट डी इज लेस स्टेबल. कैन यू आंसर, थोड़ी देर पहले समझाया. यस क्योंकि फ्लोरीन इज वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये लोन पेयर बहुत इजीली डोनेट नहीं करेगा बॉन्ड बनाने के लिए, तो इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, बी. सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, बी. तो अगर इसको स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करने के लिए आए तो पहले एक बार सी ऑप्शन भी देख लेते हैं. सी में भी ये इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करेगा इधर आएगा, तो उनको पता है कि टीचर ने समझा दिया है कि भाई बैक बॉन्डिंग पे क्वेश्चन आने वाला है, तो यही याद कर लो जिसमें बैक बॉन्डिंग देखे टिक. तो उन्होंने बोला ठीक है, हम टीचर से भी आ गए, हमने क्या किया 3 ऑप्शन ऐसे दे दिए जिसमें तीनों में बैक बॉन्डिंग है, बट टीचर ने वो भी बता रखा है कि बैक बॉन्डिंग कैसे चेक करनी है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. यहाँ पे पॉजिटिव आया, ये सीधे ऑक्सीजन डोनेट. अच्छा ऑक्सीजन पे कितने इलेक्ट्रॉन है देखो, 2 लोन पेयर है और 2 सिग्मा बॉन्ड. हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर, तो 2 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर. हाइब्रिडाइजेशन sp3, यहां ऑक्सीजन sp3 है, यहां ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर है बताओ, तो ऑब्वियसली 1.
क्योंकि एक लोन पेयर यूज हो रहा है रेजोनेंस में। तो वैसे तो ये भी रेजोनेंस में यूज हो जाएगा बैक बॉन्डिंग में, बट ठीक है, वो वन एट अ टाइम, ये भी एक रूल होता है कि दो लोन पेयर होते हैं तो रेजोनेंस में एक ही जाता है। तो एक चला गया तो दिस ऑक्सीजन इज sp2, ये कौन हो गया sp2। तो यहां भी डोनर की टेंडेंसी कम है। एक तो ये तरीका है समझने का। दूसरा तरीका ये समझने का है कि ये ऑक्सीजन इसके साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो यहां पे बैक बॉन्डिंग के लिए अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। दोनों से में से किसी तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। आई होप हमने क्लियर किया आपको कि पहली बात क्या है कि ये जो ऑक्सीजन है ये रेजोनेंस में जा रहा है, तो इधर बैक बॉन्डिंग के लिए अवेलेबिलिटी कम हो गई। ऑल्सो इस ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर, क्योंकि ये रेजोनेंस में परमानेंट है इसके साथ, तो एक ही लोन पेयर है, ठीक है। तो और दो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, दो, तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। तो इट इज, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया वो भी लग रहा है कि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, sp3 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइजेशन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, sp, फिर कौन होता है sp2, फिर होता है sp3। रीजन पता है कमेंट कर दो, ठीक है, कि वाई, बोलो क्लियर है ये चीज। नाउ अच्छा, आंसर तो बताया नहीं, तो अब सबसे ज्यादा स्टेबल, अच्छा बता चुका हूं, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, बी। तो देखो तीनों में बैक बॉन्डिंग, तो बैक बॉन्डिंग कौन से, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, बैक बॉन्डिंग पढ़ो बस, नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं, एक लाइन में नोट्स, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, बैक बॉन्डिंग और एरोमेटिसिटी ऑल्सो। X ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड ऑन रिएक्शन विद सोडियम बाइकार्बोनेट रिलीज CO2। तो इसमें तो आप सीधे बेंजोइक एसिड की रिएक्शन लिख दो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, ठीक है, इसके साथ रिएक्ट कर दो सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये बना देगा C6H5COONA प्लस CO2 प्लस H2O। बस इसमें रिएक्शन पता होनी चाहिए, बस ये पता होना चाहिए 1 मोल ऑफ बेंजोइक एसिड इज गोइंग टू गिव यू 1 मोल ऑफ CO2। अब मोल कॉन्सेप्ट में सीधे आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजोइक एसिड is equal to the number of moles of CO2 divide by stoichiometric coefficient which is 1 in that case। तो बेंजोइक एसिड का नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होगा, गिवन मास which is x, molar mass which is 122, number of moles in CO2 gas is given volume which is 11.2, volume at HTP which is 22.4, 1 by 2, तो x is 61। क्या आंसर आया, 61। Then next, हाइड्रोकार्बन X विद मोलर मास 80 ग्राम पर मोल। कोई हाइड्रोकार्बन है जिसका मोलर मास है 80 ग्राम और उसके अंदर कार्बन कितना है, 90% कार्बन है, तो बताओ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगा। तो इंपीरिकल फार्मूला का क्वेश्चन है, तो मैंने बोला कि कभी भी मास पता है तो पूरा वो इंपेरिकल फार्मूले में जाने की जरूरत ही नहीं है। यहां से आपको सीधे पता चल गया कि कार्बन अगर 90% है तो व्हाट इज द मास ऑफ कार्बन, मास ऑफ कार्बन क्या होगा, 90% ऑफ टोटल मोलर मास ऑफ कंपाउंड, तो 90% ऑफ 80, ये कैंसिल किया, कितना आ गया 72। अब उसके बाद हाइड्रोजन का मास निकालना बड़ा आसान है, दोबारा परसेंटेज लेने का पाप मत करना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगा देना, 80 माइनस 72 इज 8, क्योंकि दो ही चीज है, एक हाइड्रो, कैसे पता चला दो ही चीज है, उन्होंने बोला हाइड्रोकार्बन विच हैज कार्बन एंड हाइड्रोजन। तब आपको ये पता चल गया कि कार्बन इतना है, तो मोल्स निकाल लो, 12 1, यानी हाइड्रोजन के 8 मोल्स हैं और उसके 6। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला हो गया C6H8। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है। तो आप देखो इजी, हम ऑर्गेनिक में पता है क्या क्या पढ़ रहे होते हैं, क्वेश्चन इजी आ रहा है, सिग्मा बॉन्ड बता दो भाई, पाई बॉन्ड बता दो, हाइब्रिडाइजेशन बता दो, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बता दो। तो C6H8, अब मान लो फॉर्मूला याद नहीं है मेरे को, ठीक है, एंजाइटी में भूल गया मैं, तो आप इसे क्या मान लो, इट इज एल्केन। क्या है ये, C6H8 एल्केन है। तो एल्केन है, तो अगर ये एल्केन होगा तो हाइड्रोजन कितने होंगे, CnH2n+2, यानी कि C6H14। हमेशा जब भी एक सिंगल बॉन्ड हटा के एक डबल बॉन्ड आता है, देखो जरा ध्यान से, हमेशा जब भी एक सिंगल बॉन्ड हटा के एक डबल बॉन्ड आता है, बताओ कितने हाइड्रोजन जाते हैं, 2। कितने हाइड्रोजन जाते हैं, 2, एक ये जाएगा एक ये जाएगा, तभी बीच में डबल बॉन्ड आएगा, तभी बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड। ओके, तो
क्या हुआ यहाँ पे, व्हाट यू कैन से, तो हम देखेंगे डिफरेंस। अगर एल्केन होता तो 14 हाइड्रोजन है, लेकिन है कितने 8, तो डिफरेंस कितना हो गया 6। एक डबल बॉन्ड आता है तो 2 हाइड्रोजन जाते हैं, डिवाइड बाई 2। व्हाट इज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज 3। ठीक है, और अगर फॉर्मूला याद कर लो तो अच्छी बात है, हम आपको फॉर्मूला भी बता देते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज नंबर ऑफ कार्बन प्लस 1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ हेलोजन माइनस नंबर ऑफ नाइट्रोजन बाय 2। कार्बन कितने हैं C6H8 में, अब आप मैथ्स तो आता ही है, 6 + 1 माइनस हाइड्रोजन कितने हैं 8, हेलोजन 0, नाइट्रोजन 0 बाय 2, तो 7 - 4 = 3 बाय बोथ वेज। ये तरीका जनरली बच्चों को एग्जाम में याद हो जाता है, यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन आ जाता है, कहाँ प्लस था कहाँ माइनस था, खैर उसका भी तरीका है, n से नेगेटिव, n से नाइट्रोजन, बाकी हर जगह पॉजिटिव। ठीक है, चलो करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कार्बोकेटायन। अब कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है, अब वो तेज होते जा रहे हैं। टीचर ने बोला बैक बॉन्डिंग, 3 ऑप्शन बना दिए, टीचर ने बोला एरोमेटिक, लो सब एरोमेटिक दे देता हूं। अब बच्चा कंफ्यूज होता है, क्या बेंजीन एरोमेटिक होता है, ये अब किसे एरोमेटिक माने, देखो आपको यहाँ ये डाउट समझना है, बेंजीन एरोमेटिक होता है, लेकिन क्या बेंजीन पे प्लस है, नहीं, प्लस किस पे है, कार्बन पे, तो ये हम ये नहीं बोलेंगे कि एरोमेटिक है, राइट। अगर कार्बोकेटायन उस एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है तब एरोमेटिसिटी इंपैक्ट करेगी। ये काफी बच्चे मेरे से डाउट पूछते हैं, ठीक है, ये एरोमेटिक है, लेकिन आपको देखना है क्या उस एरोमेटिक रिंग में पॉजिटिव या नेगेटिव है, तब उसकी स्टेबिलिटी इंपैक्ट होगी, नहीं तो नहीं। तो देखो यहां पे तीन बेंजीन रिंग है, और जनरली एक बेंजीन रिंग से 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाते हैं, यानी 3 से कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे 15। इधर देखिए, इधर कितने हैं 2, तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे 10। इधर देखते हैं, इधर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो कम बनेंगे, ठीक है, लेकिन वैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, ये जेई एडवांस में इंटीजर टाइप में आया था, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बताओ, तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के कमेंट कर देना। नाउ अब इसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बाद देखें तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और कंप्लीट रिंग में रेजोनेंस है, तो यू कैन से कि दिस इज एरोमेटिक। ये क्या है, एरोमेटिक। तो मोस्ट स्टेबल कौन, सी। अब मैं ऑप्शन देख लूंगा, 2 ऑप्शन सी है, 2 डी है, तो मैं ए बी चेक करूंगा बस, विच इज मोर स्टेबल बिटवीन ए एंड बी, क्लियरली ए इज द विनर। तो सी के बाद क्या आ गया ए, फिर आ गया बी, फिर आ गया डी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल सी बिकॉज ऑफ एरोमेटिसिटी, देन ए, देन बी, एंड एट लास्ट डी। D has hyper conjugation। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अगला कार्बन अल्फा कार्बन होता है, and it has 6 हाइड्रोजन। नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर इज इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स, तो it has 5 हाइपर कॉन्जुगेशन। Resonance is more dominating than hyper conjugation, that's why A and B dominate over D। तो सबसे ज्यादा स्टेबल C because of aromatic nature। तो देखो एरोमेटिसिटी विन कर रही है ओवर 15 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सी के बाद ए बी डी, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कंपाउंड दैट प्रोड्यूस CO2। ये क्वेश्चन भी बहुत आया है, इंटीजर टाइप में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो मैं बोलूंगा ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट, मतलब मैं बोल रहा हूँ अभी ये जीओसी का जो पढ़ रहे हो ना, उसे ऐसे पढ़ोगे मतलब आत्मा में उतार लेना, याद हो गया मेरे को। द कंपाउंड दैट प्रोड्यूस CO2 with aqueous sodium bicarbonate solution। सोडियम बाइकार्बोनेट किससे रिएक्ट करता है वो याद कर लो, तो मैं आपको बता ही देता हूं कि किस किस से रिएक्ट करता है सोडियम बाइकार्बोनेट। एक तो जो यहाँ पे गिवन है वो बता देता हूं, लाइक देखो सोडियम बाइकार्बोनेट विल रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट भी पूछ सकते हैं, विच विल गिव सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। एक हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। तो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ए एंड सी तो हो गया। एग्जाम में बैठा हूंगा तो ए देख लूंगा, और ए देखने के बाद मुझे लग रहा है बी सी, तो मुझे सी देख लेना चाहिए। अब बी फिनॉल डू नॉट गिव सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, यस इट गिव सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। E is a phenol, do not give। आंसर इज A C D।
ACD, दिस इज योर आंसर। अदर देन दैट और कौन शो करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट? तो सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड ऑल्सो शोज सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। सल्फोनिक, कार्बोक्सिलिक, पिक्रिक, ऑल्सो वैसे एडवांस में पूछा जाता है स्क्वेरिक एसिड। ठीक है, ये डाई एनायन बनता है तो यू कैन से स्क्वेरिक एसिड भी हो जाएगा। ओके, तो ये भी सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देता है। तो सल्फोनिक, कार्बोक्सिलिक, पिक्रिक, स्क्वेरिक, ये सब हमें सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देंगे। तो और भी क्वेश्चंस मैं बोलूंगा कर लेना 20 से 24 तक। इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन काफी रिपीटेड है, इंटीजर में भी मिलेगा हर जगह। तो इसमें बोला है कि कौन सा स्टीम वॉलेटाइल होगा, विच इज स्टीम वॉलेटाइल। तो आपको क्या देखना है, ये है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, स्टीम वॉलेटाइल कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो है वो इसमें इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिसमें एक ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल मॉलिक्यूल का दूसरे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल मॉलिक्यूल से कोई भी लेना देना नहीं है, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है एंड इट इज मोर वॉलेटाइल। नाउ बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज ऑर्थोनाइट्रोएनिलीन। इसमें भी सेम यही होगा, इसमें इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से अगेन जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा उससे कोई भी कनेक्शन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये इंट्रा की वजह से सेल्फ सफिशिएंट हो गया। बट पैरा वाले केस में क्या होता है, पैरा वाले केस में जो दूसरा मॉलिक्यूल होता है वो कनेक्टेड होता है एक दूसरे से, किससे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। लेट से नाइट्रो है और ये हो गया इधर, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है कि नाइट्रोफिनॉल, और तो यहां पे हमें ये समझ आया कि दिस इज एक ऑर्थो। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक यहाँ पे ऑर्थो नाइट्रोएनिलीन हो जाएगा, ऑर्थो नाइट्रोएनिलीन हो गया, पैरा नाइट्रोएनिलीन, यहाँ पे NH2 ग्रुप लगा देता हूं। ठीक है, तो ऐसे 4 डिफरेंट थे, थोड़ा प्रिंटिंग एरर हो गया। तो ऑर्थो वाले जो कंपाउंड्स हैं इनका आपस में कोई फोर्स नहीं है, लेकिन पैरा वाले आपस में कनेक्टेड है वाया इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो स्टीम वॉलेटाइल कौन हुए? ऑर्थो वाले। तो आंसर इज ए एंड बी। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए एंड बी होगा। ठीक है, तो इसमें ये नहीं पूछा है कि हाउ वी कैन सेपरेट इट, हाउ वी कैन सेपरेट ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रो। यहां ये पूछा विच इज मोर स्टीम वॉलेटाइल, मींस विच हैज लेस बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। गिवन बिलो आर सम नाइट्रोजन कंपाउंड्स, नीचे कुछ कंपाउंड है, ईच ऑफ देम इज ट्रीटेड विद HCl, सबको HCl से सेपरेटली ट्रीट कर रहे हैं। 1 ग्राम ऑफ मोस्ट बेसिक कंपाउंड, यस आपको बताना है इनमें सबसे ज्यादा बेसिक कौन है, वो कितने मिलीग्राम ऑफ HCl से रिएक्ट करेगा। तो देखो बेसिक में क्या होगा, ये रेजोनेंस है, यहां रेजोनेंस नहीं है, यहां भी रेजोनेंस है, यहां भी रेजोनेंस है। ठीक है, तो जहां रेजोनेंस नहीं है वो मोस्ट बेसिक है, तो दिस इज मोस्ट बेसिक। क्लियर है। अब बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है वो +R के डायरेक्ट होती है और -R के इनवर्स। ये क्या शो कर रहा है? -R। ये मोस्ट बेसिक है तो ये लीस्ट बेसिक है। ठीक है, फिर उसके बाद ये रेजोनेंस में यहां भी जा रहा है, यहां भी जा रहा है, तो इधर भी जा रहा है, तो ये भी इससे ज्यादा हो गया। तो मतलब सबसे ज्यादा बेसिक ये, फिर ये, यहां दोनों तरफ रेजोनेंस है, इधर नाइट्रो की तरफ है। करेक्ट, ये तो मैंने इसलिए बताया बाई चांस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला आ जाए। नाउ ये मोस्ट बेसिक हो गया, इसका मोलर मास निकालते हैं। कार्बन का मास है 12, हाइड्रोजन 1, 16, 35। ठीक है, मैं अगर आपको ये बात बोलूं ना, मुझे नहीं पता इसका आंसर कैसे दिया हुआ है जेई ने, बट अगर हम उसे सॉल्व करें, चाहे एग्जैक्ट भी करें, तो आंसर आ नहीं रहा है। जैसे ये रिएक्ट करेगा 1 मोल ऑफ, जैसे ये है PHCH2 NH2, इसे रिएक्ट कर रहे हैं HCl से, तो 1 मोल रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, 1 मोल बना रहा है PHCH2 NH3+। देखो 1 मोल ऑफ बेंजाइल अमीन रिक्वायर 1 मोल ऑफ HCl, यानी कि दोनों के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हैं।
यानी गिवन मास, व्हाट इज द गिवन मास ऑफ दिस 1 ग्राम, मोस्ट बेसिक। इसका मोलर मास आ रहा है कितना, आई गेस 207 है। तो अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 84, 7 कार्बन 12 84, हाइड्रोजन कितने हैं 1 2 3 4, ये तो नहीं है, 5 2 7 एंड 2 9, नाइट्रोजन 14, ठीक है 107, राइट। तो गिवन मास बाय मोलर मास इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास ऑफ HCl इज 35.15 प्लस 1 36.5। अब देखो आप यहां पर क्या सॉल्व करोगे, यू विल फाइंड कितने मिलीग्राम चाहिए HCl के। तो अगर आप यहां से देखो तो आपको x कितना मिलेगा 36.5 बाय 107। अब इतना फर्क आ रहा है कि अगर आप इसे डिवाइड करोगे 100 से तो कितना आएगा, ऑब्वियस है 0.365 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इस 7 की वजह से बड़ा इंपैक्ट आ रहा है, तो मैं आपको बोल रहा हूं प्रॉपर जब एग्जाम में इस क्वेश्चन को करना तो रफ शीट में इस तरीके से करना प्रॉपर। 336.5 को 365 मान लो और इसको लिख लो 107, ठीक है। तो प्रॉपर एक बार 3 से डिवाइड करोगे, 3 से 21 आपके सामने कर इसलिए रहा हूं ताकि आपको समझ आए कि फिर ये 0 पॉइंट, ठीक है। अब ये किससे जा रहा है 4 से, 4 7 जा तो 10 में से 8 गए 2, 4 में से, रियल टाइम में इसलिए करके दिखा रहा हूँ, बच्चे कई बार ये बोल देते हैं टीचर को तो करना नहीं आंसर, हमें आंसर निकालना है। तो देखो तुम्हारे सामने निकाल रहा हूँ 3.4, अब ये हो गया 0, 107 का डबल क्या होगा 214, तो 3.42, ठीक है। तो 2 7 से 14, यस, तो 3.42, तो 3.42 को मतलब मैंने ये डेसिमल हटाया था, तो दिस इज बेसिकली 0.342, तो मिलीग्राम में कितना हो जाएगा 342 मिलीग्राम। एक बार आप देख लेना क्या मैंने कोई गलती की है, अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यस मैंने गलती की है, दिस इज 120, मुझे लिखते लिखते ही समझ आ गया कि गलती की है मैंने। तो दिस इज ये 2, 3 में से 2 गए 1, 120, तो ये 1 आएगा 341, 107। तो आंसर इज, देखो एक एरर से आंसर गलत हो जाता, तो आंसर इज 341 मिलीग्राम। तो देखो आप कर सकते हो। तो इंटीजर टाइप में अप्रोक्सीमेशन ना ले, मैं हर डिस्कशन में, चाहे मैं थर्मो का डिस्कशन कर रहा हूं, चाहे मैं पी ब्लॉक का डिस्कशन कर रहा हूं, कहीं भी अब मैं मोल कॉन्सेप्ट में बोल रहा हूं इंटीजर टाइप में अप्रोक्सीमेशन ना करें, ऑप्शंस गिवन है तभी लें। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। यहां हमारा जीओसी फिनिश होता है। तो देखिए जीओसी हो गया, आयुपैक का डिस्कशन हो गया, आइसोमेरिज्म हो गया, अब बचा है हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल, फिनॉल। मैं कोशिश करूंगा सारे बना दूं एक साथ लाइंस, ठीक है। कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।